आइए, लास्ट क्लास हम लोगों ने थ्योरम 6.3 किया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थ्योरम 6.3 जो है वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का एक क्राइटेरिया भी डिफाइन करता है, जो कि हम लोग साइड एंगल जिसे हम कहते हैं 6.3, उसे आप क्राइटेरिया नंबर 1 भी डिफाइन कर सकते हैं। आज हम लोग उसको क्राइटेरिया नंबर 2 देखेंगे। पहला जो हमने पिछले क्लास में किया था उसको हम ट्रिपल ए और एंगल क्राइटेरिया भी कहते हैं, उसको हम डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं। आज हम लोग उसके नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, जो कि हम लोगों का थ्योरम नंबर 6.4 है। 6.4 क्या कहता है, देखिए। 6.4 स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में है, आप लोग स्टेटमेंट देख लीजिएगा। यहाँ पर कहता है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to or in the same ratio of the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. कहता है कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक इसे मान लो ए बी सी, एक और ट्रायंगल मान लो, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्रायंगल मान लिए। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, ठीक है, या प्रोपोर्शनल हो, ये सेम कोई दैट मींस हम लोग क्या देखेंगे, गिवन क्या कहता है, प्रोपोर्शनल, दैट मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ये गिवन है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट में ये सब लिखा हुआ, फिर से पढ़िए। आप जब फिर से पढ़ोगे स्टेटमेंट में लिखा है, if two triangles if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. कहने का मतलब है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, उसका एंगल्स, दैट मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। क्लियर, ये हम लोगों को प्रूव करना है। स्टेटमेंट है ये, इसको क्या कहते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया है जिसको कि हम लोग साइड साइड ट्रायंगल क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। ऐसे क्राइटेरिया और सिमिलरिटी, ठीक है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। इसका पहले वाला का तो एंगल क्राइटेरिया ही कहे तो उसको स्टेटमेंट से हम लोग पकड़ लेते हैं जनरली, कोई इसमें ये नहीं है। क्राइटेरिया बहुत कम प्रूव करने के लिए पूछता है, बट थ्योरम अगर अच्छे से समझोगे, इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो बड़ी इजीली बन जाएगा। इसके पहले वाला थ्योरम हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, इसलिए आज हम इस थ्योरम को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रहा हम लोगों का स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिए। अब देखिए इस पे हम आगे कैसे बढ़ते हैं। इसमें प्रूफ कहाँ स्टार्ट करें, चलिए यहीं स्टार्ट करते हैं, बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ लॉजिक लगेगा। आप यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। क्योंकि देखिए सबका रेशियो है तो सबका रेशियो में के ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। ये जो हमने के माना है, इसका क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगा, के कभी जीरो होगा क्या, के कभी जीरो होगा नहीं, ठीक है। और क्योंकि रेशियो है तो क्या होगा,
पहला तो के ग्रेटर देन 1 होगा, दूसरा के वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। बस अब आगे मुझे सोचना ही नहीं है निगेटिव पॉजिटिव क्या है, इसके बारे में आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही आपने के इज लेस देन 1 ले लिया तो 1 से लेस जो भी क्वांटिटी है कुछ भी हो सकता है, और के ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से बड़ा कुछ भी वो हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेशियो अगर जीरो तो एग्जिस्टेंस का सवाल है, आपका थ्योरम आएगा नहीं। इसलिए ये जीरो दोनों में, ये दोनों ट्रू कंडीशन है, हम लोग इसी में सोचेंगे। तो यहाँ जगह कम है, हम थोड़ा सा रब करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्या है, अब यहीं पे मान है ना, इसको हटा लेते हैं, मान लेते हैं कि लेस देन के, लेस देन के बोला, लेस देन 1, के का वैल्यू था ना, लेस देन 1 ले लेते हैं। अब लेस देन 1 लेने का क्या मतलब है, आपने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है, अगर किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स क्या है, न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर के बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा, जानकारी रखिए, उससे छोटा ही होगा, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, छोटा ही होगा। दैट मीन्स ए बी इज लेस देन पी क्यू, ए सी इज लेस देन पी आर, और बी सी इज लेस देन क्यू आर। यहां तक समझ में आया कि ये है। अगर ऐसा है तो इसके पहले का थ्योरम हमने जादूगंतर पढ़ा है, उसी का यूज करेंगे। उसका क्या यूज करेंगे, देखो, अगर मान लो ए बी ए सी बी सी वो त्रिभुज जो है छोटा ही है, किससे, ये पी क्यू आर त्रिभुज से, तो हम क्या करेंगे, उसके बराबर एक त्रिभुज बना देंगे। तो जब उसके बराबर त्रिभुज हम बना देंगे, हम क्या देखेंगे यहाँ पर, मान लेते हैं इसको क्यू डैश, इसको आर डैश ले लेते हैं। ठीक, तो हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट क्या है, त्रिभुज पी क्यू डैश आर डैश कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, है ना, जादूगंतर। अगर ऐसा है तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके पहले वाला थ्योरम में भी हमने इसी का यूज किया है। अगर ऐसे हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये त्रिभुज जो है, छोटे वाले त्रिभुज का सर्वागसर हो गया है। उसके बाद और भी उसमें रिजल्ट है, मैं सब लिखने नहीं जाऊंगा, टेक्स्ट बुक में भी है, आप उसमें देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो प्रीवियस रिजल्ट को देखेंगे तो हम रिजल्ट ही लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ क्यू डैश आर डैश इज पैरेलल टू क्यू आर। कैसे आया आप लोगों को पता है, थ्योरम से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, क्यू डैश इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल आर डैश इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल ए और पी तो बराबर होना ही होना है। अब देखिए क्यू डैश, यहाँ से दो ठो रिजल्ट आ रहा है, क्यू डैश जो है वो क्यू के बराबर है, ठीक है, और क्यू डैश किसके बराबर है, अगर देखोगे ऊपर से तो ये क्यू डैश जो है वो बी के बराबर है, बी के बराबर, तो बी इक्वल टू क्यू हो गया, बी इक्वल टू क्यू हो गया, और यहां से क्या निकलेगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, तो यहीं से आ गया है ना, कोई रिजल्ट इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस वो आ जाएगा हमारा जो रिजल्ट हमने मांगा था, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, है ना। तो ये तो था एकदम सिंपलेस्ट, जैसे ही हम इसको रेशियो को लेस देन 1 मानेंगे इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो ये अगर समझ गए तो इसके बाद का, अब के का वैल्यू अगर 1 है तब तो दिक्कत ही नहीं है, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, दोनों त्रिभुज सर्वागसम नहीं बन जाएगा, सर्वागसम त्रिभुज ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर होते हैं। लेस देन 1 में ऐसा बनाया। अब आइए देखते हैं कि ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करें। ग्रेटर देन 1 में हम रेशियो का ही यूज करेंगे, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, दिमाग लगाना है कि भाई
अगर a बाय b का रेशियो लेस देन 1 है तो उलट देंगे उसको, तो b बाय a का रेशियो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे, बड़ा आसान है। अब फिर यहां मानेंगे लेट ग्रेटर देन 1 हो गया। अब क्या था देखिए, हम थोड़ा सा यहां पर ही इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये त्रिभुज बड़ा हो गया ना, तो एक तो छोटा त्रिभुज बना देंगे, पी क्यू आर। प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे बनाना बनाओ। अगर ऐसे ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ए बी बड़ा हो गया, तो ए बी बड़ा है तो पी क्यू के बराबर एक त्रिभुज हम वहां बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो यहां पर ज्यादातर देखिए, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, इसमें बहुत जाने की ये नहीं है। अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं इस तरह से है तो यहां लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, ऐसी पी आर, और तो क्या था बी सी, वो किससे बड़ा हो गया, क्यू आर से, है ना। देन सेम, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे देखो, अब यहाँ पर एक तो बी डैश बनाना, सी डैश बनाना, ए बी सी डैश ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट का किसका ट्रायंगल, पी क्यू आर का। उसके बाद का तो लॉजिक सेम है, तो लोग जान रहे हो। हम लोग इसमें लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश, यहाँ से एंगल क्यू निकल जाएगा, तो फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंड सिमिलरली हम लोग का क्या है, ऑल रिजल्ट्स, ऑल रिजल्ट्स फॉलोज। तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, हेंस द रिजल्ट। क्लियर। तो इसमें इस थ्योरम में सिर्फ एक लॉजिक लगना था और कुछ नहीं लगना था, इसलिए ये सबसे अच्छी बात रही कि अगर आप लॉजिक समझते जाओगे प्रत्येक थ्योरम का तो बहुत आसान लगेगा मैथमेटिक्स, लेकिन अगर याद करने की कोशिश करोगे तो याद रखो मैथमेटिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट। याद करने की कोशिश कभी नहीं करोगे, समझने की कोशिश करोगे, समय लगेगा 10 मिनट की जगह 20 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो 10 सेकंड लगेगा उसको सॉल्व करने में, इतना याद रखना। हो गया, मुझे लगता है ये थ्योरम अच्छे से समझ गए होंगे। इस थ्योरम को क्योंकि हमने एंगल प्रूव करके दिखा दिया, इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, एस 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 क्राइटेरिया कहलाता है, ठीक है, इसे याद रखो। तुम लोगों के लिए और भी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ नए चैप्टर प्रारंभ हो, तो जो नए चैप्टर उसमें होंगे वो आप उसी ग्रुप में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसको छोड़कर जो भी चैप्टर्स बचे हैं वो सब हम इसी ग्रुप में पढ़ेंगे। इस ग्रुप में पढ़ने से आपको बेनिफिट है कि मैं यहाँ सिलेबस आपका कंप्लीट करूंगा, और आपको जो भी डाउट है आप लोग भेजिए, आप लोग भेजेंगे तब जाके बोर्ड में मैं बना दिया करूंगा। अगर रिलेटेड चैप्टर से आपका प्रॉब्लम है, कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अभी फिलहाल बाहर नहीं जाने का, पहले अपना कोर्स ऑफ स्टडी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो करना कीजिएगा। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। वो नेक्स्ट थ्योरम है 6.5। तो 6.5 में क्या कहता है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये भी बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ हम आर्टिकल दे दें 6.5। तो 6.5 में क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, माने एक त्रिभुज का एक कोण इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे त्रिभुज के एक कोण से बराबर है, तथा द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल,
वो जो कोण बना है जिन दो भुजाओं से वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब सेम रेशियो में, देन दी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये भी देखो मिलता जुलता वही है, इसमें करना कुछ नहीं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो त्रिभुज बनाएंगे, इधर बना दिए, और एक तो बड़का त्रिभुज यहाँ बना दिए, ठीक है। और इस कोण को मान लिया कि दोनों बराबर है, ए पी के बराबर है, यहाँ तो बी और सी ले जाएंगे, क्यू और आर ले जाएंगे। मान लेंगे कि ये दोनों कोण बराबर है, तो इस कोण को सन्निहित करने वाली दो भुजा, दी साइड्स कंटेनिंग दिस एंगल, हो गया। तो ये भैया और ये भैया क्या है, प्रोपोर्शनल। दैट मींस हम क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल दिया गया है, एंड उसके अंदर क्या दिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, क्लियर, सॉरी पी है, क्लियर। एंगल ए जो है पी के बराबर है, ऑल्सो, और क्या दिया देखिए, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ये दिया गया। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हो गया। देखिए अगर आप सोचेंगे कि लॉजिक कहाँ लग रहा है, तो घूम फिर के लॉजिक वही है जहां हम स्टार्ट किए। यहाँ भी देखिए एक ट्रायंगल बराबर दे दिया है और इन दोनों का रेशियो दे दिया है, वो भी क्या है, बराबर है। तो बराबर अगर है रेशियो, तो अगर वो रेशियो एक से बड़ा है या छोटा है, क्या फर्क पड़ता है, तुरंत वही थ्योरम जैसे पहले भी प्रूफ किया, तो उसी की तरह ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसको हम आप लोगों के ऊपर छोड़ दें, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो फिर भी हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत है, यहीं पर ही आ जाएगा। मान लीजिए एक लाइन का है, मैं कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ, लेट ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज लेस देन 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, follows from previous theorem 6.4। देखिए आप एग्जाम में मत लिखेगा follows from previous theorem, अभी क्योंकि हम पढ़ा रहे थे इसके प्रीवियस थ्योरम 6.4 था, इसलिए हमने वहां से लिया कि 6.4 से रिजल्ट आ रहा है। आप सिर्फ लिखेगा क्या, स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, 6.4 6.5 6.9 इस तरह से नहीं लिखेगा, आप स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है, वी कैन कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर इस तरह से है तो ऑटोमेटिक हम तो दिखा ही सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये तो हम दिखा सकते हैं। सिमिलरली कहाँ लिख दूं, यहाँ जगह है, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली इफ, क्या, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर वही प्रीवियस थ्योरम का हमने लॉजिक लगाया, उसी पे प्रूव कर देंगे। वी कैन ऑल्सो सो, क्या कर सकते हैं, एंगल ए को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो दिया हुआ है, हम बी लेते हैं, बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप देखिए, पहले से ही दिया हुआ था दो भुजाएं, proportion of these two corresponding sides AB, this PQ and AC and PR, these corresponding sides are in same ratio, also angle A is equal to angle P। अब क्या दिखा दिया, ये दोनों भी, दोनों एंगल्स Q और R B और C के correspondingly इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा त्रिभुज बन गया है जिसमें तीनों कोण बराबर हो गए हैं और दो भुजा क्या हो गया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गया, रेशियो में इक्वल हो गया है। तो अब क्या है, ये अल्टीमेट आप कहां लेके जा रहे हैं, रिजल्ट को सिमिलरिटी को लेकर जा रहे हैं। तो ये सिमिलरिटी क्या कहलाएगा, एक तो भुजा है और बीच में एंगल है, तो ये सिमिलरिटी कहलाएगा SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आप कहेंगे इसको SAS। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एंगल क्राइटेरिया, आज हमने पढ़ा साइड क्राइटेरिया,
और ये पढ़ा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हुआ है। बेसिकली हम लोग ये जितने भी थ्योरम्स हैं सब यही 3 प्रॉपर्टीज से ही निकले हैं। उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे आप देखिएगा मैक्सिमम यही 3 थ्योरम ही यूज होता है। इसलिए आपको करना क्या है, इन 3 थ्योरम को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक में 2 बार टेक्स्ट बुक से पढ़िए, एग्जाम्पल से देखिए, समझिए, एक बार में ना समझ में आए 3 बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, लेकिन फाइनलाइज कीजिए। क्योंकि आपको मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि कम से कम एक सब्जेक्ट आप ऐसा बना कर रखिए जिसमें आप बनाते भी चल रहे हैं, रिवीजन भी होते जा रहा है, प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं, तो आपका समय बचेगा दूसरे विषय को पढ़ने के लिए। इसीलिए आप कम से कम मैथमेटिक्स में इतना अच्छा करके बैठिए कि आपको कभी परेशानी ना हो कि सर हम लोगों का मैथ ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम क्या पढ़ें। मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करा दूंगा। अभी जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इसमें हम थ्योरम बेस्ड सारे करते जा रहे हैं। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा थ्योरम और कॉन्सेप्ट वाइज जो भी, उसके बाद हम क्या पकड़ेंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपका बोर्ड क्वेश्चन पेपर है, उसमें से जितना सब्जेक्टिव है, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कैसे लिखना है ये हम आपको बताएंगे। उसको आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है, लेकिन वो समय है उसके लिए। पहले हम कोर्स का मटेरियल तो पढ़ लें। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी जितने भी थ्योरम पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, कम से कम आप मेरा यूट्यूब चैनल में जितना चैनल है सबको, जो यूट्यूब चैनल में जितना भी चैप्टर्स पढ़ाया गया है उसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाइए। जो ना समझ में आए पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। अभी तो और भी है, मेरे अलावा आपको पढ़ाने के लिए और भी बहुत लोग हैं, तो आप उनसे भी मदद लीजिए। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितने भी लोग आए आप अच्छे से उनको पार्टिसिपेट करें, उनके साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन अगर आपने टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज नहीं किया तो याद रखिए टेक्नोलॉजी आपको डुबा देगी। ये हमेशा याद रखो। ये उसी तरह से है जिस प्रकार एक बड़ी अच्छी गाड़ी में आप बैठ तो गए हो लेकिन तुम्हें ड्राइविंग ठीक से नहीं आती है। अगर ड्राइविंग ठीक से नहीं आती है तो कोई एयरबैग्स और ब्रेक आपको नहीं बचाएगा, वो आपको एक्सीडेंट करवा ही देगा। ठीक है, अगर आप सीख जाते हो तो वही गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छा है। सिमिलरली है, अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज कीजिए, बहुत बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना प्रैक्टिस भी बनाए रखिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका प्रैक्टिस छूटेगा लेकिन आपको लगेगा कि आपने सब पढ़ लिया, उसके बाद आपका सब रिजल्ट खराब होगा। इसीलिए आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी चैप्टर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समय मिले, अच्छे से मिले, और प्रैक्टिस करके आप उसको टेक्स्ट बुक से सारे प्रॉब्लम को बनाइए और फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए ताकि मुझे पता चले। हाँ, रोल नंबर नाम जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले हाँ बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, और आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे आप अपने दूसरे मित्रों को कहो कि क्लास 10 में जितने बच्चे हैं हमारे स्कूल में सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही रहेगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी दिक्कतें आएंगी तो हम जानते हैं, हम आप पूछोगे, लेकिन पहले देखो, वीडियो देखो, अच्छे से वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वेयर इज द प्रॉब्लम। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला क्लास में फिर पढ़ेंगे।